नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास से मैं शुरू कर रहा हूँ 10वीं क्लास की विज्ञान और उसमें भी हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सारों को एक एक करके हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो अगर आप पूरा चैप्टर ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग केवल इतना सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक एक करके डेली आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलेगा जिसमें आपको पूरी की पूरी साइंस में यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ये बात आपको कईयों को पता होगी, कईयों को नहीं पता होगी कि पदार्थ क्या होता है। इसको जान लीजिए पहले। तो पदार्थ की आप चाहो तो परिभाषा भी नोट कर लो, जो आप नोट्स बनाओ तो ये वाली परिभाषा उसमें शामिल कर देना। ठीक है, तो पदार्थ हम किसको बोलेंगे, उसके लिए आपको उसके गुण देखने हैं कि वह चीज जो स्थान घेरती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान है और जिसे हम लोग महसूस कर सकें, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कि वो पदार्थ है। और पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है द्रव्य। ठीक है, इसको अभिकर्मक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मैटर, सब्सटेंस, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई बोल दे कि ये द्रव्य है तो समझ लेना वो पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ कहो, चाहे द्रव्य कहो, चाहे सब्सटेंस कहो, चाहे मैटर कहो, चाहे अभिकर्मक कहो, ये सारे किसके नाम है? ये पदार्थ के नाम है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको इसलिए बताया है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम किसकी बात करते हैं? पदार्थों की ही बात हम लोग करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। परिभाषा क्या लिखोगे कि कोई भी ऐसी चीज जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई द्रव्यमान है और जिसे हम लोग महसूस कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ समझ में आने के बाद हम लोग अब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रम होता है। अब अभी नोट मत करना, ठीक है, अभी समझो इसको कि कोई भी ऐसा प्रक्रम जो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बदल दे, रासायनिक गुण जिसमें बदल जाए, उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि वह प्रक्रम जो पदार्थ के रासायनिक गुणों को बदल देता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मान लो कि कोई पदार्थ ए है, इसको किसी प्रक्रम से गुजारा गया। ठीक है, कोई प्रक्रम, मुझे नहीं पता वो किस प्रक्रम से गुजरा है, लेकिन कोई प्रक्रम है, उसमें से इसको गुजारा गया और एक दूसरा ही पदार्थ बन गया बी। अब इस ए के रासायनिक गुण और इस बी के रासायनिक गुण एकदम अलग अलग हैं। तो इस प्रक्रम ने इस ए के रासायनिक गुणों को बदल के एक नया पदार्थ इसको बना दिया, जिसे हम लोग बी कह रहे हैं। तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा? इस प्रक्रम को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान इस पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, इस पदार्थ की गंध में परिवर्तन हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाने में ऊर्जा हमें देनी पड़ी हो, या हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाने में हमें ऊर्जा प्राप्त हुई हो। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग जब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे तब। अभी इतना समझो कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान रंगों में परिवर्तन आ सकता है, पदार्थ के गंध में परिवर्तन आ सकता है और ऊर्जा निष्कासित भी हो सकती है और ऊर्जा का हमें देनी भी पड़ सकती है उसमें ऊर्जा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बॉन्ड्स होते हैं,
जो बॉन्ड यानी कि जो बंध होते हैं, कौन से वाले बंध, जो रासायनिक बंध होते हैं वो बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, ए जो पदार्थ था उसके बंध एक विशेष प्रकार के बंध थे। इसको जब प्रक्रम से गुजारा गया तो पुराने वाले बंध टूटे हैं और नए बंध बन के इस बी का इन्होंने निर्माण किया है। तो इस प्रोसेस के अंदर बंधों का टूटना और बंधों का बनना भी शामिल होता है। ठीक है, वापस यहाँ पे आ जाओ, अभी इसको फिर से समझो। देखो, वह प्रक्रम जो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बदल देता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा हमें देनी पड़ सकती है या इस दौरान ऊर्जा का निष्कासन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि बंधों का टूटना और बनना इस प्रोसेस के दौरान शामिल होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया से हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अभी ये आप चाहो तो अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जब नोट्स बनाओ या फिर एक काम करना, आप पहले इसको पूरा समझ लीजिए और उसके बाद में इसको दोबारा देख लेना और फिर नोट्स बना लेना साथ साथ में। ठीक है, तो अभी हमारी समझ में क्या आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ जी। जैसे कोई बोले कि इतना बड़ा मेरे पास में एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है। ठीक है, ये किसका टुकड़ा है, ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है और इस मैग्नीशियम के टुकड़े को मैं बर्नर की सहायता से जला देता हूँ। ठीक है, ये बर्नर है। ठीक, इस बर्नर की सहायता से मैं इसको जला देता हूँ। तो जलाऊंगा तो इसकी मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, इसकी राख प्राप्त होगी। ठीक है, तो मैं इस प्रकार इसको स्टेटमेंट में बोल सकता हूँ कि जब मैंने मैग्नीशियम को जलाया तो मुझे इसकी राख प्राप्त हुई। ये तो हो गया देसी तरीका। लेकिन इसी तरीके को अगर मैं वैज्ञानिक तरीके से एक स्टेटमेंट के रूप में दूं तो मैं ये कहूँगा कि मैग्नीशियम ने वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी और ये जो चूर्ण प्राप्त हुआ है, ये जो राख प्राप्त हुई है, ये अपने आप में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये स्टेटमेंट हो गया पूरा का पूरा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्टेटमेंट। ये लंबा लिख के बताना होता है कि मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा किया गया, इसको एक और ही समीकरण के रूप में लिखा गया जिसे शब्द समीकरण नाम दिया गया। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, शब्द समीकरण। ठीक है, ये शब्द समीकरण क्या होता है, इसमें ऐसे लिखा जाता है कि मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट था उसको इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया, उनके नाम लिख दिया कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इस प्रकार शब्दों के रूप में जो समीकरण लिखे जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो शब्द समीकरण किसको बोलेंगे कि जब स्टेटमेंट को, जब एक वाक्य को हम लोग उसके शब्दों के रूप में लिख दिए जाते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम को शब्द लिख दिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को शब्द लिख दिया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पहले लिखे हैं जिनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक या इसको क्रिया कारक बोलते हैं, क्रिया कारक बोला जाता है।
ठीक है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, उत्पाद इसको बोला जाता है। माने वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियाकारक बोलेंगे। और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, क्रियाकारक और उत्पाद, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन बनाया जाता है, ये जो ये बताता है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और इनके बीच में जो प्लस का साइन बनता है वो ये बताता है कि इसके साथ साथ ये भी बन रहा है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा पदार्थ क्रियाकारक के रूप में हो तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। वैसे ही एक से ज़्यादा अगर उत्पाद बनते हो तो उनके बीच में भी हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं। यहाँ हम लोग इस तीर के निशान का महत्व भी समझ लें कि इस तीर के निशान का मुंह हमेशा उत्पाद की तरफ ही होता है, जो हमें ये बताता है कि ये अभिक्रिया इस डायरेक्शन में हो रही है। अगर मैं ये तीर का निशान ऐसे लगा देता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि अभी इससे ये बन रहा है ना कि इससे ये। ठीक है, तो तीर का निशान का मुंह हमेशा उत्पादों की तरफ ही होता है। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण होता है, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। अब ये जो शब्द समीकरण दिया है, इस शब्द समीकरण से हम लोग बनाते हैं रासायनिक समीकरण। जब इन शब्दों को उनके संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का Mg संकेत होता है, मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का O2 संकेत है, ये भी मैंने लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, तो जब शब्द समीकरण को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब शब्द समीकरण को उसके संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी में आपको S दिख जाएगा, किसी में आपको G दिख जाएगा, ये एक संकेत होते हैं। अगर आपको ब्रैकेट में S लिखा हुआ दिखाई दे तो वो सॉलिड के लिए होता है। ब्रैकेट में अगर आपको L लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब वो लिक्विड है। और अगर यहाँ पे G लिखा हुआ दिखाई दे तो वो गैस है। और कई बार आपको AQ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब वो अक्वस है, इसका मतलब है कि वो जलीय है। ठीक है, जलीय, जलीय का मतलब जल में घुला हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इसी प्रकार से ये भी सॉलिड है। ठीक है, तो जब शब्द समीकरण को उसके संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कई बारी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा यहाँ पे परिस्थितियों को भी दिखाया जाता है। जैसे ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही तो यहाँ पे प्रकाश दिखा दिया जाएगा। अगर ये किसी कैटलिस्ट यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो उसको भी यहाँ पे तीर के ऊपर लिख के दिखा दिया जाता है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें दोनों तरफ के जो परमाणु हैं वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि किसी भी प्रक्रम में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने की हमें आवश्यकता है। और संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही देखेंगे। अगर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने भी बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो इसको दोबारा शुरू कीजिए और साथ साथ में इसके नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।